समुद्र तल से 5600 मीटर ऊपर 6 फरवरी 2021 गढ़वाल हिमालय की नंदा देवी पर्वतों में गई 400 मीटर व्यास चट्टानों का एक हिस्सा करीब 3 क्रिकेट मैदानों जितना बड़ा पहाड़ से टूटकर अलग हुआ और एक लटकते ग्लेशियर पर जा गिरा। बर्फ से भरा टुकड़ा चट्टान का बोझ नहीं ले पाया और वो भी पत्थर और कीचड़ समेत गिरा सीधे रुंथी नदी पर, जो 3500 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ों की दरारों के बीच बह रही थी। गिरते मलबे ने नदी के बहाव को रोककर जैसे एक किस्म का बांध बनाया, जिससे झील पैदा हुई। जब उसका प्रवाह रुका, रुंथी की धारा इस नई नवीन बनी झील में बहती रही और बांध पर लगातार दबाव बढ़ता रहा। 8 घंटे बाद 7 फरवरी की सुबह बांध झील का जोर सह न पाया और अचानक बम जैसा फटा। चट्टान, पत्थर और मिट्टी की इस बाढ़ ने सर्वनाश कर डाला जो भी उसकी राह में आया। 200 से ज्यादा लापता हुए और 4000 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। 2 हाइड्रो पावर प्लांट ऋषि गंगा को पूरी तरह से नष्ट किया और धौली गंगा को आंशिक रूप से क्षति पहुंचाई। घटनाओं का ये क्रम तब निर्धारित हुआ जब 5 भू वैज्ञानिकों की एक टीम ने हेलीकॉप्टर से पहाड़ों की तस्वीरें ली। हमने उपग्रह चित्रों का अध्ययन किया और फिर क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआती रिपोर्ट है। ये नहीं कह सकते कि हमें चेतावनी नहीं दी गई। 2013 के केदारनाथ जल प्रलय ने 24 हाइड्रो पावर परियोजनाओं को नष्ट किया था। विष्णु गंगा पन बिजली परियोजनाओं के पुनः निर्माण के प्रस्तावित किए जाने पर लोगों ने उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के बाहर विरोध भी किया। अदालत द्वारा नियुक्त डॉक्टर रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति ने तब आगाह भी किया था। रिवर बेड प्रोफाइल में काफी बदलाव आए हैं। हमारा सुझाव है कि ऊपरी हिमालय में किसी भी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण न किया जाए। लेकिन समस्या ये है कि उत्तराखंड के पास कुल 12 गीगावाट जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी। इसके बावजूद वहाँ बिजली की भारी कमी है, इसलिए उसे हर साल बिजली खरीदने में 1008 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वे इतनी सारी नदियों में पानी के झरने को कैसे अनदेखा कर सकते हैं, जो संभवतः कई परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा पैदा कर सकती है। आज की तारीख में उत्तराखंड में करीब 2.6 गीगावाट परिचालन की संचय क्षमता वाली 86 जल विद्युत परियोजनाएं हैं और कई और कतार में है। तो ये सवाल सब पूछ रहे हैं कि क्या ये शोकपूर्ण घटना जलवायु परिवर्तन के कारण थी या एक प्राकृतिक घटना। ग्लेशियल झील का प्रकोप बाढ़ GLOF ये बर्फीली पहाड़ियों में अचानक बाढ़ को दिया गया नाम है। 1968 में ऋषि गंगा और 1970 में अलकनंदा में भी यही हुआ। इसलिए समस्या केवल जलवायु परिवर्तन की नहीं है, हालांकि एक योगदान का कारण जरूर है। नेपाल के पेमा ग्यात्सो जैसे कुछ विशेषज्ञ का मानना अलग है। उत्तराखंड का हादसा एक दुखद चेतावनी है जलवायु परिवर्तन के खतरे का। विज्ञान इस बात को समर्थन दे रहा है। बढ़ती गर्मी ने बर्फ की थर्मल प्रोफाइल को बदलकर -6 डिग्री सेल्सियस पिछली शताब्दी से अब -2 डिग्री सेल्सियस करवा दिया है। पिघलते ग्लेशियर झीलें बनते हैं। आखिरी बार की गई गिनती में हिमालय में करीब 400 ऐसी बड़ी झीलें थी। 2005 के 127 झीलों से काफी ऊपर, जो अगर टूटे तो बाढ़ पैदा कर सकते हैं। लेकिन इतनी सारी ग्लेशियर झीलों पर निगरानी कैसे की जाए? हर घाटी के प्रमुख ग्लेशियरों का गौर से अध्ययन किया जाना चाहिए और जो कुछ सीखा जाए उसका उपयोग दूसरी घाटियों में किया जाना चाहिए। थोड़ी बहुत निगरानी तो पहले से ही उपग्रह इमेजरी और रिमोट सेंसिंग तकनीकों के माध्यम से की जा रही है, लेकिन अगर वैज्ञानिक घाटी में रहें तो इसी समझ को और बेहतर किया जा सकता है, जो कि जल स्तर में परिवर्तन और निर्वहन संतुलन आदि को मापने के लिए उपकरण स्थापित कर सकते हैं। वर्तमान में अलग अलग एजेंसियों के पास खुद के द्वारा एकत्रित की गई जानकारियों का भंडार है, जिसे एक जगह इकट्ठा करने की आवश्यकता है। एक नियुक्त नोडल एजेंसी निर्धारित कर पाएगी कि कब झील से पानी निकाला जाए, ताकि GLOF से जोखिम कम हो। अन्य खतरे विकास से जुड़े, जैसे 1719 किलोमीटर के 4 धाम मार्ग के कुछ हिस्से, जो कि नदी के ढलानों पर पेड़ों को उखाड़ कर बनाए गए हैं, जिस बात की जमकर आलोचना भी हुई। पर्यावरणविद इस बात से भौचक्के हुए जब उन्हें पता चला कि रास्तों के लिए 56,000 पेड़ काटे जाएंगे। इसके खिलाफ याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बैठक ने नुकसान कम करने के लिए मार्ग की चौड़ाई को आधा करने का फैसला सुनाया। हालांकि सरकार पर्यावरण के मामले में संवेदनशील है और हरित ऊर्जा की ओर ज्यादा धनराशि आवंटित कर रही है, भले ही कोयला अब तक की ऊर्जा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा है। कोस्टा रिका देश एक अनोखी मिसाल है, जो प्राकृतिक स्रोतों से देश का 98% बिजली उत्पादन करता है, 75% जल विद्युत से। हालांकि उनके हाइड्रो पावर प्लांट बरसात पर निर्भर है, ना कि हिमनदों पर, इसलिए वहां अचानक बाढ़ आने के इतने खतरे नहीं है।
दुर्भाग्य से जबकि परियोजनाओं के पहले कई चीजों का अध्ययन किया जाता है, जैसे प्रदूषण, नदी का प्रवाह, पर्यावरण और जंगल के पेड़ पौधों पर असर, जिसे ग्लेशियोलॉजी यानी हिमानी विज्ञान कहा जाता है, इस अध्ययन का हिस्सा नहीं है। आरोप ये भी है कि अक्सर कानूनी खामियों का दुरुपयोग करके पर्यावरण रिपोर्ट बनाई जाती है, क्योंकि इन तरह की परियोजनाएं नेता, सरकारी बाबू और ठेकेदार लॉबी को अवैध पैसे कमाने का मौका देती है। 2011 में उत्तराखंड की 56 जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द किया गया, जब ये पता चला कि 17 प्रोजेक्ट सिर्फ 4 कंपनियों को आवंटित किए गए। सौभाग्य से उत्तराखंड के पास अपनी बिजली की समस्याओं को हल करने के लिए पवन ऊर्जा का भी एक उपाय है। लो प्रेशर बेल्ट के कारण उत्तराखंड में उच्च हवा की गति पवन चक्कियों के लिए उत्तम है। मोलेखल, हरसील, गुरदौरी और अंशी क्षेत्र सभी में उतनी न्यूनतम हवा की गति है जिससे टरबाइन घूम पाए। टिहरी गढ़वाल के बचेली खल जिले में 2.4 मेगावाट की विंडमिल परियोजना 2013 में उत्तराखंड की पहली थी। हालांकि इस त्रासदी के बावजूद भारत की ऊर्जा जरूरतों को हल करने के लिए और भी जल विद्युत परियोजनाएं बनेंगी और हम समझते हैं कि ये एक अच्छी बात है। लेकिन जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए निवारक उपायों और आपदा प्रबंधन तैयारी दोनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बिस्बो की शायरी। उत्तराखंड की नदियों में जब आते हैं सैलाब, जान माल उद्योग सब कर देते बर्बाद। कुदरत से खिलवाड़ जब करता है इंसान, बिस्बो कहता इस रूप में तब देना पड़ता दाम। हमें हमारे डिस्कॉर्ड पेज में ज्वाइन करना मत भूलेगा और साथ ही हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम बिस्बो हिंदी में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।